and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 15th July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of June 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also download our app from Google Play Store and you can attempt May month's current affairs test free of cost, and with this you can test your preparation level. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about a delimitation process in Assam, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. So first of all, let us understand what is this delimitation commission and what is this delimitation process. So delimitation activity को पहले समझते हैं. It is an act of redrawing boundary of Lok Sabha and state assembly seats to represent changes in population. सरल शब्दों में आप सबको पता है, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. असम के अंदर 14 लोकसभा सीट्स हैं, तो ये 14 लोकसभा सीट्स किस किस एरिया को किस तरह से बिलोंग करेंगे, ये डिमार्केशन करना काम है डीलिमिटेशन कमीशन का. और इसी तरीके से असम के अंदर 126 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है. तो कौन कौन से एरिया कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली कही जाएगी, ये डिमार्केट करना काम है इस डीलिमिटेशन कमीशन का. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर असम, पूरे इंडिया भर में अलग अलग स्टेट्स के अंदर उन सब की अपनी एक फिक्स्ड लोकसभा की सीट्स अलॉटेड हैं और सारे स्टेट्स को उनकी एक फिक्स्ड नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं. तो उनकी कौन से टेरिटरी को कौन सा लेजिस्लेटिव असेंबली सीट बिलोंग करेगा, कौन से टेरिटरी को कौन सा लोकसभा सीट बिलोंग करेगा, ये बाउंड्री डिमार्केशन करना काम है डीलिमिटेशन कमीशन का. और मेन ऑब्जेक्टिव रहता है डीलिमिटेशन कमीशन का टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन एज फार एज पॉसिबल. इस पॉइंट को एग्जांपल की मदद से समझते हैं. देखो, असम की पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ 12 लाख और टोटल नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज 14. तो अब ये 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इस तरह से डिमार्केट किया जाएगा असम के अंदर कि लगभग हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बराबर पॉपुलेशन हो, तब तो जाकर के हर एक इंसान की वोट की वैल्यू मोर और लेस बराबर होगी. एग्जैक्ट बराबर कर पाना संभव नहीं हो पाता है, बट फिर भी एज़ फार एज पॉसिबल डीलिमिटेशन कमीशन इस बात का ध्यान रखती है कि जैसे 13 करोड़ 12 लाख पॉपुलेशन है और 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग जो पॉपुलेशन होनी चाहिए 3 करोड़ 12 लाख डिवाइडेड बाय 14, इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए. आप देख सकते हैं कि कोई कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसकी एरिया ज़्यादा है, किसी किसी की एरिया कम है. रीज़न बीइंग कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है. मान लो गुवाहाटी में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा, तो इस कारण से यहाँ पे कम एरिया में ही ज़्यादा लोग रहते हैं, जबकि ये जो एरिया है ये कार्बी एंगलोंग रीजन वाला, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, इसलिए ज़्यादा एरिया में मिला करके वो एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है. एंड सेम इज़ ट्रू फॉर डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल्सो. और ये काम होता है डीलिमिटेशन कमीशन का. डीलिमिटेशन कमीशन का कॉम्पोजिशन देखते हैं. इट इज़ चेयर्ड बाय अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज and its members are chief election commissioners and respective state election commissioners. तो स्टेट ऑफ असम के लिए मान लो उसका जो डीलिमिटेशन कमीशन होगा, उसके चेयरमैन ऑफ कोर्स जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे ही, और असम के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर असम के डीलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा होंगे. इसी तरीके से रेस्पेक्टिव स्टेट्स के डीलिमिटेशन प्रोसेस में द रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स विल बी पार्ट. And as I told you, the main function of the commission is supposed to determine the number and boundaries of constituencies in the way population of all seats so far as practicable is the same. ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है. उसके अलावा जो दूसरा काम है, the composition is tasked with identifying seats reserved for scheduled caste and scheduled tribes as per Article 330, 332 एंड 333 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको एक बात और पता है कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स एंड लोकसभा.
अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन अंडर आर्टिकल 330, 332 एंड 333। तो कौन सी सीट एससी कैटेगरी को जाएगी, कौन सी सीट एसटी कैटेगरी को जाएगी, दैट ऑल्सो इज डिटरमाइंड बाय डीलिमिटेशन कमीशन। अब जरा देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है रिगार्डिंग डीलिमिटेशन कमीशन। अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट शुड कॉन्स्टिट्यूट अ डीलिमिटेशन कमीशन अकॉर्डिंग टू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 82 के हिसाब से जब जब डीलिमिटेशन करने की ज़रूरत होगी, यानी कि जब जब इस बाउंड्रीज को रीडिफाइन करने की ज़रूरत होगी फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, तब तब एक एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा एंड दैट डीलिमिटेशन कमीशन विल बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू अ लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 82। एंड सो फार अभी तक हमारे देश में 4 बार डीलिमिटेशन कमीशंस कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं। फर्स्ट टाइम it was established in 1952 according to the Delimitation Act of 1952. Then it was established in 1963 according to the Delimitation Act of 1962. Then it was established in 1973 under Delimitation Act of 1972, and last time it was established in 2002 under Delimitation Act of 2002. एक प्रोविज़न और आप समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि हर सेंसस के बाद जब जब हमारे देश में जनगणना होगी, सेंसस होगी, तो उसके बाद एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को रीडिफाइन करना चाहिए, रीअरेंज करना चाहिए आफ्टर एवरी सेंसस। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लेकिन इस प्रोविज़न के हिसाब से 1951 के सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया 1952 में, 1961 के सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया 1962 में, वैसे ही 1971 के सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया 1972 में। लेकिन फिर 1981 के सेंसस पे और 1991 के सेंसस के बेसिस पे डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाया गया और रीडिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को। रीज़न बीइंग कि 1972 के डीलिमिटेशन कमीशन के बाद और 1981 से पहले 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन द ईयर 1976 दैट डिक्लेयर्ड दैट देयर विल बी नो डीलिमिटेशन टिल 2001। तो ये भी ज़रा समझते हैं कि आखिर क्यों 42nd अमेंडमेंट एक्ट में डीलिमिटेशन प्रोसेस को सीज कर दिया गया, हॉल्ट कर दिया गया टिल 2001। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि ये जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है दैट इज़ हिंडरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। वो कैसे ज़रा समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए इसकी मदद से समझते हैं। असम के अंदर 14 सीटें दी गई हैं लोकसभा की टू द स्टेट ऑफ असम, और वो 14 सीटें दी गई हैं असम को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो लगभग 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, उस हिसाब से असम को 14 सीटें मिली हैं लोकसभा में। और सेंसस के बेसिस पे सीटें बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं। मतलब अगर असम की पॉपुलेशन बढ़ जाए 3 करोड़ से, मान लो हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ 6 करोड़ हो जाए, तो मोर और लेस हमारी सीटें लोकसभा के अंदर 14 से बढ़ के 28 हो सकती हैं। सो इस तरीके से इट वाज नाउ बिलीव्ड कि दिस डीलिमिटेशन प्रोसेस इज इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स इनडायरेक्टली टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, क्योंकि हर एक स्टेट चाहता है कि उसको लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। जब लोकसभा में ज़्यादा सीटें होंगी तो नेचुरली उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, उसके ज़्यादा लोग जीत के जाएंगे, ज़्यादा उसके मिनिस्टर्स बनेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उस स्टेट का ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा इन सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो हर एक स्टेट चाहता है कि उस स्टेट का कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हों लोकसभा में। फॉर एग्जांपल आप देखो यूपी की 80 सीटें हैं लोकसभा के अंदर, और इस कारण से यूपी के ज़्यादा मिनिस्टर्स होते हैं ओवरऑल यूनियन गवर्नमेंट में, क्योंकि 80 तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूपी से ही जीत के जा रहे हैं। तो इस कारण से इट वाज बिलीव्ड कि दिस प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग सीट्स इन लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन incentivizes the states to increase their population। और इस कारण से 1971 के सेंसस के बाद जब 1972 का डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, उसके बाद इस प्रोसेस को एक बार के लिए रोक दिया गया अंडर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 because it was believed that it promotes a tendency of increasing population in order to gain more and more seats in parliament। लेकिन फिर जैसा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था कि 1981 में और 1991 में डीलिमिटेशन कमीशन नहीं होगा, नेक्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन विल बी इन 2001
ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस ऑफ 2001। तो उसके हिसाब से 2001 सेंसस के बाद डीलिमिटेशन एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने 2002 में, और उसके बेसिस पे डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया 2002 में। लेकिन इस डीलिमिटेशन कमीशन में एक नया फीचर डाल दिया गया। ये जो डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया अकॉर्डिंग टू दिस न्यू एक्ट ऑफ 2002, इसमें एक नया फीचर डाल दिया गया। इसमें यह बोला गया कि जो सीटें हैं पार्लियामेंट की, लोकसभा की जो सीटें हैं अलग अलग स्टेट्स को, जैसे आसाम को 14 या फिर उड़ीसा को 21, ये जो सीटें हैं वो सीटें और उनके नंबर चेंज नहीं होंगे रिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो सेंसस के बेसिस पे इंटरनल एडजस्टमेंट होगा कि मान लो आसाम में 14 सीटें हैं और किसी एरिया में गुवाहाटी में पॉपुलेशन और बढ़ गया तो उसको 2 सीटें मिल सकती हैं आउट ऑफ दिस 14 इन लोकसभा, लेकिन ओवरऑल एक स्टेट को जितनी सीटें मिली हैं वो चेंज नहीं होगा। ये दिस वाज अ न्यू एलिमेंट और न्यू प्रोविजन एडेड अंडर डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002। इससे फ़ायदा ये हुआ कि नाउ दैट इंसेंटिव of the states to increase their population in order to get more and more seats in Lok Sabha, that incentive is gone. तो overall population control प्रैक्टिस किया जाएगा एंड पॉपुलेशन को अननेसेसरीली इंक्रीज नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग मोर एंड मोर सीट्स इन लोकसभा। तो डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ 2002 का मेन पर्पस था इंटरनल रीअलाइनमेंट, की स्टेट के अंदर पॉपुलेशन के हिसाब से किसी एरिया में पॉपुलेशन बढ़ गया है तो वहाँ को 2 सीटें दे दी जाएं लोकसभा में या इंटर लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन ओवरऑल सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द स्टेट चेंज नहीं किया जाएगा। दैट वाज द न्यू एलिमेंट। अब एक और बात समझते हैं अबाउट डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ 2002। एज आई सेड, आफ्टर सेंसस ऑफ 2001, डीलिमिटेशन एक्ट was passed in 2002 by the parliament, and according to the delimitation act, a delimitation commission was established by parliament in 2002, and the proposal or the recommendations of delimitation commission of 2002 was implemented in 2008 across India except 4 states. They were Assam, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड। तो ये जो डीलिमिटेशन कमीशन थी 2002 की, इसकी रिकमेंडेशंस असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर और नागालैंड में नहीं इंप्लीमेंट हो पाई बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज। उस टाइम में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थे, कई सारे मूवमेंट, सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट चल रहे थे असम और बाकी इन तीनों स्टेट्स के अंदर। इस कारण से इन सारे जगहों पे इंटरनल अरेंजमेंट नहीं किया गया सीटों का, इंटरनल अलाइनमेंट नहीं किया गया सीटों का ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ 2002। तो अब करंट न्यूज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ डीलिमिटेशन कमीशन। अब भारत सरकार ने अब डीलिमिटेशन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूट किया है अकॉर्डिंग टू दिस डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 इटसेल्फ, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई। इस डीलिमिटेशन कमीशन का पर्पस है कि वो 4 स्टेट्स असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड जहाँ पे डीलिमिटेशन प्रोसेस नहीं किया गया था अकॉर्डिंग टू डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002, वहाँ पे अब डीलिमिटेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इन असम एंड 3 अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू बी completed. The next article is taken from national segment. It is about food security nutrition report. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially the subtopic health point of view. So सबसे पहले समझते हैं about this report, the state of food security and nutrition report. This report is published by FAO, Food and Agricultural Organization, which is a specialized agency of WHO, along with World Health Organization WHO, which is another specialized agency of United Nations. So these two, FAO and WHO, these are a specialized agency of United Nations, and they together along with some other agencies of United Nations publishes this state of food security and nutrition report. The main objective of this food security and nutrition report is to measure the level of food security threat and hunger challenges across the world. दुनिया में किन किन जगहों पे लोग अभी भी फूड सिक्योरिटी थ्रेट को फेस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे लोग अभी भी हंगर चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे लोगों की अभी भी डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये सारा का सारा डेटा और रिपोर्ट प्रिपेयर करना
काम है इस FAO और WHO का अंडर दिस स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। और इसकी मदद से, इस स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट की मदद से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है, दैट इज़ एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इस गोल में दुनिया ने ओवरऑल कितना प्रोग्रेस किया है वो पता चलता है हमें। सो कभी भी अगर SDG पे क्वेश्चन आए, कल ही हमने SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिस्कस किए, उसका गोल नंबर 2 था टू एंड हंगर। इस हंगर का लेवल कितना है पूरे दुनिया भर में, वो मेजरमेंट होता है विथ हेल्प ऑफ दिस रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। अब जरा देखते हैं कि ये जो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट हाल फिलहाल में आई है, इसके की फाइंडिंग्स क्या हैं। तो ग्लोबल लेवल पे अगर इसकी की फाइंडिंग देखी जाए तो इट सेज दैट मोर देन 821 मिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम हंगर वर्ल्ड वाइड इन द ईयर 2018, यानी कि लगभग 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं पूरे दुनिया भर में। और अब इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद अबाउट 130 मिलियन पीपल विल बी नाउ फोर्स्ड इनटू क्रोनिक हंगर। तो अब कम से कम 13 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनको मैसिव या क्रोनिक हंगर फेस करना होगा आफ्टर दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। आने वाले टाइम में कोरोना वायरस के नेगेटिव इम्पैक्ट पे सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे आप इस पॉइंट को जरूर लिखेंगे, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। उसके अलावा जो तीसरा की फाइंडिंग है कि अफ्रीका इज़ द रीजन विथ हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नॉरिशमेंट। ऑलमोस्ट 20% जो पॉपुलेशन है अफ्रीका की वो अंडर नॉरिश्ड है, यानी कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अब इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स देखते हैं, इंडिया से रिलेटेड। अभी जो हमने फाइंडिंग्स देखे वो ग्लोबल लेवल पे था, अब इंडिया लेवल पे फाइंडिंग्स देखते हैं। द प्रेवलेंस ऑफ अंडर नॉरिशमेंट इन इंडिया डिक्लाइंड फ्रॉम 22.2% इन 2004 to 14.5% in 2016 to 18। तो इंडिया के अंदर भी अंडर नॉरिशमेंट का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। 2004 से 6 तक में लगभग 22% लोग ऐसे थे जो अंडर नॉरिश्ड थे, यानी कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था। अब वो परसेंटेज घटा है, इट हैज़ रिड्यूस्ड टू 14.5%। जो लेटेस्ट डाटा है इन दिस न्यू रिपोर्ट दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ईयर 2016 to 2018। उसके अलावा the stunting in children under the age of 5 has decreased from 47.8% in 2012 to 34.7% in 2018. And obesity overall in India amongst the adults have increased from 3.1% of total population in 2012 to 3.4% in 2016। ये सारे फैक्ट्स फिगर्स आप याद रख कर के अगर एग्जाम में कोट करेंगे देन यू विल फेच बेटर मार्क्स। एक बार ज़रा समझ लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। देखो नॉर्मल बच्चा कैसा होगा, उसकी नॉर्मल हाइट होगी और नॉर्मल वेट होगा अकॉर्डिंग टू हिज और हर पॉपुलेशन, हिज और हर एज। वेस्टेड बच्चा जिसको हम बोलते हैं दिस चाइल्ड इज वेस्टेड, इसका मतलब ये है कि दैट चाइल्ड इज थिनर दैन नॉर्मल अकॉर्डिंग टू हिज और हर एज। स्टंटेड बच्चा मतलब द चाइल्ड इज शॉर्टर दैन नॉर्मल अकॉर्डिंग टू हिज और हर एज। एंड कुछ बच्चे जो कंप्लीटली अंडर नॉरिश्ड होते हैं दे फेस दीज प्रॉब्लम्स वेस्टिंग एंड स्टंटिंग टुगेदर। सो अंडर नॉरिशमेंट जब ज़्यादा हो जाती है देन द चाइल्ड बिकम्स वेस्टेड एंड स्टंटेड टुगेदर, दैट मीन्स दे बिकम थिनर एंड शॉर्टर दैन नॉर्मल। और ये डेटा आप याद रखेंगे, इंडिया में स्टंटेड बच्चों की परसेंटेज अभी भी बहुत ज़्यादा है। लगभग 34% ऐसे बच्चे हैं हमारे देश में जो स्टंटेड है, मतलब दे आर शॉर्टर दैन नॉर्मल एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ अंडर नॉरिशमेंट, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओबेसिटी हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। 3.1% अमंग्स द एडल्ट था, इट हैज़ नाउ इंक्रीज टू 3.4%। तो बेसिक हमें ओबेसिटी के बारे में भी समझ लेना चाहिए। ओबेसिटी रेफर्स टू हाई और एक्सेसिव फैट लेवल। ओबेसिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओवरवेट, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओबेसिटी इज़ नॉट ओवरवेट। ओवरवेट सिंपली मीन्स दैट योर BMI इज़ हाई, your body weight is too high, but obesity is not about weight, it is about excessive fat level, and this obesity can be attributed to low activity। आप अगर फिजिकल एक्टिविटी कम करेंगे देन देयर आर चांसेस दैट यू बिकम ओबेस्ड। उसके अलावा दिस कैन बी ए हेरिडेटरी प्रॉब्लम ऑल्सो इन फ्यू पीपल। उसके अलावा एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी फूड्स, जंक फूड्स लीड्स टू ओबेसिटी।
The next article is taken from economy segment. It is about proposed big bang privatization. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था दैट देयर विल बी अ बिग बैंग प्राइवेटाइजेशन, मतलब मैसिव लेवल पे प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा पीएसयूज़ का इन पार्ट ऑफ हर आत्मनिर्भर भारत अभियान। आप सबको पता होगा इन ए सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट, कई सारे अनाउंसमेंट किए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, हमने सबको कवर भी किया इन आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो 5 दिनों तक लगातार उन्होंने अलग अलग रिफॉर्म्स और अलग अलग स्कीम्स अनाउंस किए अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। उसमें जो उन्होंने एक मेजर अनाउंसमेंट किया कि आने वाले टाइम में जो हमारे देश के पीएसयूज़ हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, उनको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा और उसको नाम दिया गया है बिग बैंग प्राइवेटाइजेशन। और इसी कारण जो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं डीपम, इट इज़ वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू प्रिपेयर अ प्रपोजल फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज़ एंड नाउ दिस प्रपोजल once it is being prepared by this department DPAM will be placed in front of cabinet meeting और cabinet फिर फैसला करेगी regarding this big bang privatization। तो एक बार जरा समझ लेते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के कितने डिपार्टमेंट्स हैं और कौन कौन हैं। जैसे उसमें से एक डिपार्टमेंट है DPAM, बाकी 4 डिपार्टमेंट के बारे में भी देख लेते हैं। देयर आर टोटल 5 डिपार्टमेंट्स अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। जो पहला डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसका मेन काम है टू प्रिपेयर यूनियन बजट। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इसका मेन काम है टू टेक केयर ऑफ द एक्सपेंडिचर्स मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि सैलरीज या अलग अलग स्कीम जो चलाती है भारत सरकार, उसमें एक्सपेंडिचर्स का टेक केयर करना। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू टेक केयर ऑफ द अर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस लाइक जीएसटी एंड इनकम टैक्स। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका मेन काम है कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि पेंशन की या क्रेडिट की सर्विसेज, जैसे कि प्रधानमंत्री वृद्ध पेंशन योजना, इस तरह की सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना काम है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। और 5वां है डीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एंड एसेट मैनेजमेंट, इसका मेन काम है डिसइन्वेस्टमेंट करना। और ये पीएसयूज़ का प्राइवेटाइजेशन इज पार्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ओनली। जब डिसइन्वेस्टमेंट 50% से ज़्यादा कर दी जाती है तो उसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो डीपम का काम है डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन को रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देना टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अब जरा देखते हैं कि ये बिग बैंग प्राइवेटाइजेशन में क्या प्रपोज किया है निर्मला सीतारमण जी ने। इन्होंने कहा है दैट पीएसयूज विल बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। हमारे देश के जो भी पीएसयूज हैं उनको 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया जाएगा। पहला ग्रुप होगा, उसको कहा जाएगा स्ट्रैटेजिक पीएसयू, और इस ग्रुप के अंदर बैंकिंग सेक्टर के पीएसयूज, पेट्रोलियम सेक्टर के, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, स्पेस एंड पोर्ट्स के पीएसयूज आर लाइकली टू कम। अभी ये प्रपोज्ड है, अभी ये फाइनलाइज नहीं है, तो मोर और लेस इस सेक्टर के पीएसयूज स्ट्रैटेजिक कहे जाएंगे। और जो भी स्ट्रैटेजिक सेक्टर के पीएसयूज हैं, उस स्ट्रैटेजिक सेक्टर में 4 से ज़्यादा भारत सरकार की कंपनियां नहीं रहेंगी। मिनिमम 1 कंपनी होगी भारत सरकार की, 1 पीएसयू होगी, लेकिन ओवरऑल 4 से ज़्यादा भारत सरकार की पीएसयू नहीं होगी। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर में जो प्रपोजल है वो मैं बता रहा हूँ, अभी वो फाइनल नहीं हुआ है। बैंकिंग सेक्टर माइट बी डिक्लेयर एज स्ट्रैटेजिक सेक्टर, तो उसके बाद भारत सरकार की कम से कम 1 पब्लिक सेक्टर बैंक होगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भारत सरकार की बैंक्स नहीं हो सकती। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्ट्रैटेजिक सेक्टर हैविंग नॉट मोर देन 4 पीएसयूज। और जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर होंगे उनमें काम करने वाली सारे पीएसयूज का कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू दिस प्रपोजल, स्टील प्रोडक्शन तो इसमें नहीं है। स्टील प्रोडक्शन यानी कि नॉन स्ट्रैटेजिक में आएगा, तो स्टील प्रोडक्शन में काम करने वाली जो पीएसयू, फॉर एग्जांपल सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट विल बी प्राइवेटाइज्ड। थर्मल पावर तो इसमें नहीं है अभी के लिए, सो थर्मल पावर के फील्ड में काम करने वाली जो पीएसयू है एनटीपीसी, दैट माइट बी प्राइवेटाइज्ड। बट एज आई सेड दिस इज येट इन ए प्रपोजल मोड, अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेटाइज हो सकती हैं। दैट इज वाई दिस इज नोन एज बिग बैंग प्राइवेटाइजेशन। The next article is taken from Assam segment. It is about strategic tunnel under Brahmaputra, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view, especially the subtopic infrastructure point of view. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। The central government has given in principle approval to construct a strategic tunnel under Brahmaputra river, and this tunnel will be a 4-lane tunnel that will connect Gopur and Numaligarh town in Assam.
And with this, the distance between Numaligarh and Gohpur will be reduced from 230 kilometers to about 40 kilometers. ये देखो, अब यहाँ पे है कहीं पे नुमालीगढ़ और यहाँ है गोहपुर, लेकिन अगर आपको नुमालीगढ़ से गोहपुर जाना है तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ बीच में ब्रह्मपुत्र रिवर है. सो यू हैव टू टेक दिस पाथ. यू हैव टू क्रॉस ब्रह्मपुत्र रिवर नियर तेजपुर, जहाँ पे एक ब्रिज है ओवर ब्रह्मपुत्र. तो यहाँ से आप इसको क्रॉस करके फिर नुमालीगढ़ से गोहपुर जा सकते हैं. यानी कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन नुमालीगढ़ एंड गोहपुर इज अबाउट 230 किलोमीटर करेंटली. अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के नीचे से अंडर वाटर टनल बनाया जाएगा एंड दैट अंडर वाटर टनल विल कनेक्ट नुमालीगढ़ विथ गोहपुर. और इसके साथ ही जो डिस्टेंस है नुमालीगढ़ से गोहपुर का, दैट विल बी रिड्यूस टू अबाउट 40 किलोमीटर. और जो ये टनल बनाने वाली कंसल्टेंट कंपनी है जिसने ये प्रोजेक्ट को प्रिपेयर किया है, उसका नाम है लुइस बर्जर. उसने कहा है कि दिस विल बी अ फ्लोटिंग ट्रैफिक अंडरग्राउंड टनल. तो इस तरह का फ्लोटिंग टनल होगा जैसा हमने इस इमेज में दिखा रखा है ये, और यहाँ पे आराम से गाड़ियाँ एक जगह से दूसरे जगह जा सकेंगी. और इट विल बी अ 4 लेन टनल एंड दैट टू अ फ्लोटिंग 4 लेन टनल. इसी तरह का टनल इंग्लिश चैनल के नीचे बनाया गया है दैट कनेक्ट्स ब्रिटेन विद फ्रांस. अब ये जो प्रपोज्ड टनल है इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं. इट विल हैव मोस्टली स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस. देखो, रीजनल कनेक्टिविटी तो होगी ही कि हम आराम से नुमालीगढ़ से गोहपुर जा सकते हैं, बट जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, दैट इज स्ट्रैटेजिक. What are the strategic significance? It will provide year-long connectivity between Assam and Arunachal Pradesh. आपको सबको तो एक बात कल ही मैंने बताई थी कि इंडिया और चाइना के बीच में 3 डिस्प्यूटेड रीजन हैं. ये है रीजन जिसको हम वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं. दिस वन इज द सेंट्रल सेक्टर डिस्प्यूटेड रीजन, एंड देन अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम एरिया टुगेदर इज नोन एज ईस्टर्न सेक्टर बिटवीन इंडिया एंड चाइना. और ये जो अरुणाचल प्रदेश है दैट इज डिस्प्यूटेड बाय चाइना. वो क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसको बिलोंग करता है. तो इस कारण से इंडिया ऑलवेज वांट्स टू हैव गुड कनेक्टिविटी इन अरुणाचल प्रदेश, ताकि जब चाहे इंडिया अपने आर्म फोर्सेस को मोबिलाइज करके अरुणाचल प्रदेश में पहुंचा सके, आर्म्स एम्युनिशन सप्लाई कर सके, ताकि वो चाइना को रिस्ट्रिक्ट कर सके फ्रॉम एंटरिंग इनटू अरुणाचल प्रदेश. और विद दिस न्यू टनल नाउ देयर विल बी ईयर लॉन्ग कनेक्टिविटी बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश. अदरवाइज होता क्या था कि बारिश के सीजन में कनेक्टिविटी टूट जाती थी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में. उसके अलावा इट विल ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग मिलिट्री सप्लाईज एंड एम्यूनिशंस. आज अ व्हीकल विल बी एबल टू जूम पास द टनल एट 80 किलोमीटर पर आवर. तो टनल के नीचे काफ़ी हाई स्पीड में व्हीकल्स मूव कर सकते हैं, और इस कारण से इंडिया काफ़ी फास्ट तरीके से अपने आर्म्स, एम्यूनिशंस और आर्मी पर्सनल्स को मूव करा सकता है इन द बॉर्डर रीजन. दिस विल हेल्प इंडिया टू गार्ड इट्स ईस्टर्न सेक्टर बाउंड्री अगेंस्ट चाइना इन मोर इफेक्टिव मैनर. In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 533 to 535. Topic number 533 is homeostasis. The maintaining of constancy of an organism's internal environment despite varying external environmental condition is known as homeostasis. An overwhelming majority, about 99% of animals and nearly all plants cannot maintain constant internal environment. Their body temperature changes with the ambient temperature, hence homeostasis is important for them. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 534 is about IBA, Important Bird and Biodiversity Area. It is an area identified using internationally agreed set of criteria as being IBA was developed as a site by BirdLife International. BirdLife International is an international NGO that is engaged in conservation of population of birds. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 535 is about olive ridley turtles. The olive ridley turtles are the one of the smallest and most abundant of all sea turtles found in the world, inhabiting warm waters of the Pacific, Atlantic and Indian Ocean. These turtles are best known for their unique mass nesting called Aribada, where thousands of the female come together on the same beach to lay eggs. IUCN Red Data list में these olive ridley turtles are classified as vulnerable, while in CITES they are classified under Appendix 1, and in Convention of Migratory Species they are also classified as Appendix 1. मतलब they are given highest protection under CITES and CMS. Please attempt this question that is based on topic number 535.
This is the answer of question number 530 to 532 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.